नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बातचीत की कोशिशों के बीच दुनिया के फिजाओं में भारीपन है। दुनिया की नजरें उस बंद कमरे पर टिकी हुई हैं जहां इतिहास लिखा जाना है, लेकिन शायद षड्यंत्र ने अपनी जगह पहले बना ली है। मिडिल ईस्ट की आग को बुझाने के लिए अमेरिका ईरान एक मेज पर तो है, लेकिन क्या वाकई अमेरिका सुलह की कोशिश में है, या फिर अमेरिका किसी बहुत बड़े जंग की तैयारी कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप खुद को डील मेकर कहते हैं, आज ईरान के सामने गड़गड़ा रहे हैं, फुल सीज फायर की भीख मांग रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जंग में हर आंसू और हर मुस्कान के पीछे एक कहानी छिपी होती है। एक तरफ शांति का राग है, दूसरी तरफ अपनी शर्तों की तलवार भी लिए घूम रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और यहां तक कि धमकी भी दे रहे हैं। इसलिए तेहरान चाहकर भी ट्रंप पर भरोसा नहीं करता, और यह बात आईआरजीसी की तरफ से, ईरान की तरफ से कही जा चुकी है कि अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता, और तेहरान अपनी सैन्य तैयारियों में जी जान से लगा हुआ है, एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें ऐसी हैं कि दुनिया उनकी बातों पर, उनकी हरकतों पर भरोसा कर नहीं सकती, और इसलिए बातचीत की मेज पर भरोसा कम, तनाव ज्यादा है। लेकिन ऐसे क्यों हालात बने हैं, और क्या वाकई अमेरिका कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है? इसे समझने के लिए इस खबर की तह तक चलते हैं, और आपको कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि एक तरफ जहां बातचीत की टेबल पर अमेरिका शांति वार्ता की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में क्या कर रहा है। गालिबाफ, जो अमेरिकी बातचीत में अमेरिकी सीजवार के साथ जो डेलीगेशन गया है, उसमें ईरानी संसद के तौर पर, स्पीकर के तौर पर शामिल हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि अमेरिका का इतिहास खराब है, डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करना मुश्किल है। गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका ने हमेशा अपने वायदे तोड़े हैं, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई होर्मुज स्ट्रेट को तो किसी तरीके से खोल कर आएंगे। गालिबाफ ने कहा कि एक साल में 2 बार ईरान पर हमला किया गया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इस बार और ज्यादा घातक हमला करेंगे। गालिबाफ कह रहे हैं कि वार्ता के दौरान ही अमेरिका ने हमले किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे जहाज फिर से हमले के लिए तैयार हैं। गालिबाफ कह रहे हैं कि खराब अनुभव के बाद चलिए बातचीत कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप धमका रहे हैं, कह रहे हैं एनरिच्ड यूरेनियम हमारे हवाले करो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आपको क्या ये बातचीत शांति की भाषा लगती है, या जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है? मुझे तो नहीं समझ आता। एक संप्रभु राष्ट्र से, एक ऐतिहासिक राष्ट्र से इस तरह से बातचीत, जैसे इस दुनिया का थानेदार खुद अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ही हूं। डोनाल्ड ट्रंप का चरित्र अब किसी पहेली की तरह नहीं रह गया है। दुनिया जानती है वो किस मिजाज के इंसान है। कभी बातचीत की बात करते हैं, बातचीत के लिए गड़गड़ाते हैं, जैसे ही कैमरा हटता है वो ईरान को असफल राष्ट्र बताकर धमकाने लगते हैं। कभी यूरोप से कहते हैं होर्मुज स्ट्रेट में हमारी मदद कर दो, कभी कहते हैं कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, कभी कहते हैं हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, अमेरिकी सेना ताकतवर है, कभी कहते हैं दुनिया को वहां पर सेना भेजने की जरूरत है, अमेरिका को हेल्प की जरूरत है। इसे ही कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ईरान की लीडरशिप इस खेल को बखूबी समझती है। तेहरान के गलियारों में चर्चा है कि ट्रंप पर भरोसा करना रेत पर महल बनाने जैसा है। ट्रंप का भरोसा मुट्ठी में कैद उस रेत की तरह है जो वक्त के साथ फिसलनी तय है। आप जितनी ताकत लगाएंगे, रेत उतनी तेजी से आपके हाथ से फिसलती चली जाएगी। और यह बात तेहरान अच्छी तरीके से समझता है। जाहिर सी बात है, बातचीत शांति के ढोंग से बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा इसमें कुछ देखने की आवश्यकता भी नहीं है। बेशक 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए
सीजफायर देखने को मिले भी, लेकिन अमेरिका फिर आएगा, फिर ईरान पर हमला होगा और यह तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान के ऑयल को अमेरिका कंट्रोल नहीं कर लेता या फिर अमेरिका में रिजीम चेंज नहीं हो जाता। क्योंकि अमेरिका के धोखे की तस्वीर देखिए, ईरान वार्ता में बिजी है और अमेरिका के सहयोगी इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है। यह ताजा तस्वीर है लेबनान पर अटैक की, जबकि इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत की पहल हो चुकी है, फिर भी हमले लगातार जारी हैं। कैसे रिहायशी इलाकों में बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह ढेर हो रही हैं। इजराइल के हमले के नमूना देख लीजिए आप, तस्वीर आपको फुल स्क्रीन पर दिखाते हैं। इसी हमले को पाकिस्तान ने कहा कि इजराइल एक कसाई की तरह है जो मानवता का गुनहगार है। हालांकि इस पर पाकिस्तान को बहुत खरी खोटी सुनने को मिली, क्योंकि पाकिस्तान का जो किरदार है वो तो किसी जल्लाद से कम नहीं इस पूरी दुनिया के लिहाज से, जो आतंक को पनाह देता है। लेकिन असली खेल लेबनान की सरहदों पर खेला जा रहा है। बेशक ईरान में अटैक नहीं हो रहा है, लेकिन लेबनान में मासूम मारे जा रहे हैं। ईरान के लिए मैसेज क्लियर है कि बेशक ईरान पर हमले रुके हैं, लेकिन ईरान के प्रॉक्सीज पर हमले नहीं रुके हैं। इजराइल का हाथ और ट्रंप का दिमाग दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। ट्रंप ईरान को शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल लेबनान में घुसकर अपनी चालें चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि पीस टॉक में ईरान की किन किन शर्तों को अब तक अमेरिका ठुकरा चुका है। जो लेटेस्ट अपडेट है इस बातचीत से क्या निकलकर सामने आया है। लेबनान में युद्ध विराम इजराइल को नामंजूर है। जो संपत्ति फ्रीज की गई है उसे हटाने की मांग की गई, यह ट्रंप को मंजूर नहीं है। ईरान की तीसरी शर्त यूरेनियम संवर्धन का अधिकार, इजराइल को नामंजूर है, यूएस को भी नामंजूर है। अमेरिका इस्लामाबाद में बातचीत पर ध्यान खींचकर बड़ा खेल खेलने की तैयारी। क्या कोई उस शिकारी पर भरोसा कर सकता है जो जाल बिछाते वक्त आपसी दोस्ती का वादा करे? क्या उस बिल्ली पर भरोसा किया जा सकता है जिसको दूध की रखवाली सौंपी गई हो? यही हाल डोनाल्ड ट्रंप की है और बगुला भगत जैसी स्थिति में है। बाहर से सफेद, अंदर से और शांत, लेकिन अंदर से शिकार की ताक में। खुफिया रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि बातचीत सिर्फ वक्त काटने का जरिया है और टेबल पर ईरान को उलझाने का तरीका। अमेरिका ईरान की संपत्ति को अनफ्रीज करने के लिए राजी नहीं है। ईरान की कहां कितनी संपत्ति अमेरिका ने फ्रीज कर रखी है, ये देख लीजिए आप। अमेरिका में $2 बिलियन की संपत्ति फ्रीज कर रखी है। चीन में $20 बिलियन की संपत्ति फ्रीज कर रखी है। जापान में $3 बिलियन की संपत्ति फ्रीज कर रखी है। ब्रिटेन, नीदरलैंड्स में $2.3 बिलियन की संपत्ति फ्रीज कर रखी है। दक्षिण कोरिया में $7 बिलियन की संपत्ति फ्रीज कर रखी है। इराक में $10 बिलियन की संपत्ति फ्रीज कर रखी है। लग्जमबर्ग में $1.6 बिलियन की संपत्ति फ्रीज कर रखी है। अगर इसको आप सबको जोड़ दें तो लगभग $120 बिलियन। अगर आप इसको रुपए में कन्वर्ट कर दें तो लगभग 11 लाख करोड़ रुपए आज की तारीख में ईरान पाता है अमेरिका से। ईरान अपने लोगों की तरक्की चाहता है, अपने लिए तरक्की चाहता है, अपना भविष्य सुनिश्चित सिक्योर करना चाहता है। वो चाहता है उसकी ये जो संपत्ति उसको रिलीज किया जाए। अमेरिका शांति का नाटक कर रहा है ताकि ईरान को फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के झूठे झांसे में रखा जा सके। और क्या गारंटी अगर ईरान अमेरिका की बात मान ले तो ईरान की रक्षा इजराइल से हमेशा के लिए होगी? क्यों नहीं अमेरिका ने खाड़ी देशों की रक्षा की? क्यों नहीं अमेरिका ईरान के हमले से खाड़ी देशों को बचा पाया? मैं ताजा एग्जांपल आपको देख रहा हूं। आप एक देश बता दीजिए जहां पर ईरान ने हमला नहीं किया और ईरान के हमले को अमेरिका रोक पाया। यही असली सच है अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप का। वो चाहते हैं बातचीत जारी रहे, इजराइल अपना काम करता रहे, इजराइल हमला करता रहे, ईरान में जो रिजीम है वो कमजोर होता रहे। इसे कहते हैं मीठी छुरी से वार करना। एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ धोखे से वार। अब जरा आपको दिखाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से शांति प्रक्रिया के बीच ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में लगे हुए हैं। खबर है कि जंगी मोर्चे पर एक तो अमेरिकी फौज अभी तक डटी हुई है। यूरोप से ईरान फ्रंट पर यूएस फोर्सेस डिप्लॉय किए गए हैं। अमेरिकी युद्धपोत अब भी मिडिल ईस्ट में मौजूद है। ट्रंप की धमकी है कि डील नहीं किए तो घातक हमला करेंगे। सीजफायर पर भी ईरान को लगातार धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और इसलिए ईरान आज चौराहे पर खड़ा है जहां पर अमेरिका पर भरोसा करता है तो भी खतरा है, ना भरोसा करे तो भी खतरा है।
अमेरिका की शर्तों को मानता है तो आत्मसमर्पण है, पीछे हटता है तो कमजोरी है। ट्रंप के लिए शांति एक जुआ है, लेकिन अमेरिका ईरान के लिए यह सीजफायर उसके लोगों की सुरक्षा की बुनियाद है। इतिहास गवाह है, जो धोखा देता है उसे अंत में खुद भी धोखा ही मिलता है। इसलिए ट्रंप को यह बात याद रखनी होगी। ट्रंप का जो चोला है वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। सवाल यह है कि ईरान इस चक्रव्यूह को कैसे भेदेगा। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, विंग कमांडर आलोक साय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले आलोक जी आपसे समझना चाहूंगा, ये जो ड्रामा देख रहे हैं इस वक्त हम इस्लामाबाद में, बहुत ताम झाम के साथ इस ड्रामे को क्रिएट किया जा रहा है और शांति की बात उस जमीन पर की जा रही है जो जमीन दुनिया में सबसे ज्यादा नापाक मानी जाती है। खैर, चर्चा का विषय आज वो नहीं है। चर्चा का विषय इस पर है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान आंख मूंद कर भरोसा कर सकता है या दुनिया भरोसा कर सकती है। क्योंकि एक तस्वीर मैंने देखी है जिसमें कि एक बहुत बड़ी तैयारी, कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी इस बारे में इशारा कर रहे थे, बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है अमेरिका इस वक्त ईरान पर इस सेकंड ऑपरेशन के लिए। विवेक जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बिल्कुल आपने सही कहा है कि तैयारी अमेरिका काफी कर रहा है। और देखिए, दोनों तरफ से बातें हैं। ईरान भी अमेरिका पर विश्वास नहीं कर पाएगा, ट्रस्ट डेफिसिट तो है ही है दोनों तरफ से। अमेरिका भी ईरान पर उतना विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि उधर से भी खबरें आ रही हैं कि जो बम्बार्डमेंट हुई थी वहां को, उसमें से जो एंट्री एग्जिट पॉइंट थे, जो अंडरग्राउंड उनके स्टोरेजेस थे, उसको वहां से निकाल करके कई लॉन्चर्स को बाहर निकाला जा रहा है और वो सैटेलाइट पिक्चर्स आए हैं। ये भी खबर आई है कि चाइना से काफी जहाज लैंड किए हैं वहां पे। कौन से लेटेस्ट इक्विपमेंट लेकर के आया है ये भी पता नहीं है। तो जो गुप्तचर संस्थाएं हैं अमेरिका की, उन्होंने बोला है कि चाइना से आर्म्स एंड एम्यूनिशन की सप्लाई हो रही है इस संधि वार्ता के दौरान में। तो ट्रस्ट डेफिसिट तो दोनों तरफ से है। और लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा विवेक जी की, मुझे ऐसा लग रहा है कि बातचीत अभी जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि एक दौर की वार्ता हो चुकी है, उसके बाद डिनर हुआ है और ये दोनों दौर की वार्ता के दूसरे दौर की वार्ता भी शुरू हो चुकी है। तो अगर कोई मेजर टसल होता, मेजर ये होता, तो अब तक ये वार्ता टूट चुकी होती। तो कुछ कुछ लगता है ऐसा कि बात सहमति पर कुछ मुद्दों पर बन रही है। वो मुद्दे क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा ईरान ने सबसे बड़ा पॉइंट ये रखा था कि उसके जितने भी फंड सीज किए हुए हैं उसको रिलीज कर दिया जाए। इसके लिए अमेरिका तैयार हो गया, लेकिन अमेरिका ने शर्त डाला है कि हॉर्मुज को आप खोलिए। दूसरा शर्त इन्होंने डाला है कि लेबनान पर जो है वो आक्रमण, लेबनान पर आक्रमण मैं नहीं कहूंगा, हिजबुल्लाह पर आक्रमण, लेबनान में हिजबुल्लाह पर जो आक्रमण जो इजराइल कर रहा है उसको तत्काल रोका जाए। इसके लिए भी ट्रंप तैयार हो गए हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की है, हो सकता है इसके लिए भी काफी दबाव डाल के लेंगे, अगर वो तो नेतन्याहू मान जाएंगे, टेम्पररी सीज फायर वहां हो जाएगा। तो ये दो बातें मानने के लिए अमेरिका ने इंडिकेशंस दे दिए हैं। लेकिन ये उन्होंने बोला है कि आप अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे तभी होगा। तो अभी वहां वार्ता से बात आई है छन करके कि अब ईरान का ये कहना है कि उसने जो जल्दबाजी में जितने भी माइंस वहां बिछा रखे थे उसका उसने मैप नहीं बनाया है, ट्रैक नहीं है कि कहां पर ये माइंस हैं। और दूसरी तरफ एक वहां पर इब्राहिम अजीजी है जो सिक्योरिटी काउंसिल के हेड हैं और विदेश मामलों के चीफ माने जाते हैं, उनको बनाया गया अभी। उन्होंने बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम जहाजों को परमिट करेंगे, लेकिन हमारे नौसेना के तत्वाधान में ही, और शायद टोल वसूलने की बात पर ईरान अड़ा हुआ है। तो ये मुद्दा अभी यहाँ पर फंसा हुआ है। लेकिन बातचीत ये इन तीनों पॉइंट पर अभी तक ऐसा लग रहा है कि हो सकता है सहमति बन जाए, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। और बाकी जो और चीजें हैं, जैसे उनका यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम है, उसका क्या होगा निर्णय, वो किसको सौंपा जाएगा, क्या ईरान उसको बाहर निकालने के लिए तैयार होगा, नंबर एक। नंबर दो, कि क्या ईरान इस बात के लिए मानेगा कि वो घातक और दूर लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स का प्रोडक्शन बंद करे, क्या ईरान इस बात के लिए मानेगा कि वो अपने तीनों प्रॉक्सी संगठन को समर्थन करना बंद करे। क्योंकि इसी वार्ता में एक चीज तो और भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, अब ईरान इससे पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि ईरान ने इनडायरेक्ट रूप से मान लिया कि हमास, हिजबुल्लाह और हूती जो है उसके द्वारा संचालित संगठन है। भाई आप क्यों इतना, आप जो वहां बातचीत हो रही है उससे यह साफ हो गया है। तो अब सवाल यह है कि
हो सकता है इजराइल अमेरिका के दबाव में आकर के कुछ समय के लिए वहां पर आक्रमण रोक दे, लेकिन बाद में हिजबुल्लाह बाज नहीं आएगा। हिजबुल्लाह आक्रमण करेगा, और जब जब हिजबुल्लाह आक्रमण करेगा तो ईरान उसको छोड़ेगा नहीं। तो साउथ लेबनान पर जो यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो रिजोल्यूशन था 1701, उसको तो मानना पड़ेगा लेबनान को भी, और अभी एक हिजबुल्लाह को लेटेस्ट साउथ तस्वीरें लेबनान आई है में। जिसके बाद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई इसमें ना अमेरिका ने कहीं ना कहीं उलझा लिया है ईरान को, जिसे कि ईरान अभी तक दरकिनार करता रहा था हमास हूती हिजबुल्लाह से, वो अब एडमिट कर गया है। और एडमिट इसलिए कर गया है क्योंकि उसने कहा है कि भाई लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले रोको। तो अभी तक तो आप कह रहे थे कि भाई हम मेरा कोई लेना देना नहीं है, कौन है ये लोग हम जानते ही नहीं है। अब वो खेल गए, अब कह रहे कि भाई उन पर हमला क्यों कर रहे हो, तो आपने तो एडमिट कर लिया, ये तो गेम में फंस गए। पहली बात। दूसरी बात, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे होंगे आलोक जी, जिसमें ये ट्रांसपोर्टेशन विमान हेलीकॉप्टर्स दिख रहे हैं, और ये मिडल ईस्ट की तस्वीरें हैं जहां पर यूरोप से भी आर्मी और मरीन्स को, यूएस आर्मी और मरीन्स को उठाकर डिप्लॉय किया है मिडल ईस्ट में, जिसकी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो मेरा दिमाग इसलिए घूमा कि एक तरफ पीस टॉक और दूसरी तरफ ये डिप्लॉयमेंट जहां पर 50,000 मरीन्स और सैनिकों की तैनाती बताई जा रही है। ये कुछ खेल बहुत गहरा चल रहा है सर। अभी ट्रंप का भी एक बयान आया है जस्ट 1-1.5 घंटा पहले। उन्होंने बोला है कि अगर हरमुज को ये खोल देते हैं निर्बाध रूप से तब तो ठीक है, अगर नहीं खोलेंगे हरमुज को अगर हम अंतरराष्ट्रीय जगत के लिए पूरी तरह नहीं खोल पाएंगे तो हम उस एरिया को बर्बाद कर देंगे। बर्बाद कर देने से उनका संशय क्या है, ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि बर्बाद क्या, पानी को थोड़ी बर्बाद करेंगे। इसका मतलब क्या, उनकी मंशा क्या खर्ग आइलैंड पर आक्रमण करने से है? क्योंकि देखिए अमेरिका को भी लगने लगा है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। खार्ग पर कंट्रोल किया तो ईरानी ऑयल पर कंट्रोल हो जाएगा और होर्मुज पर भी कंट्रोल हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप रेज कर रहे हैं, मैं इस पर जवाब चाहूंगा धीरज कॉल का। उसके बाद तपेश जी आपके पास आ रहा हूं। धीरज कॉल इस वक्त अमेरिका से, यूएसए से इस वक्त हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। क्या अमेरिका बहुत बड़े अटैक की प्लानिंग कर रहा है? डायरेक्ट क्वेश्चन है धीरज कॉल साहब, डॉज मत कीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और ट्रम्प को हम जानते हैं और वो डे वन से बोल रहे हैं कि भाई हमने एक चांस देना है ईरान को, क्योंकि यहाँ डोमेस्टिक फ्रंट पे बहुत प्रेशर है कि हम लोग बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं चाह रहे और वॉर को एस्केलेट नहीं करना, हमारे अपने बहुत मसले हैं। तो कहीं ना कहीं वो दिखाई दे रहे हैं कि एक प्रेसिडेंट जो एक एफर्ट दे रहा है पीस के लिए, लेकिन फ्रॉम डे वन मैं ये बार बार अलग चैनल्स पे बोल रहा हूँ कि इट्स अ डिसेप्शन। वी आर रेडी टू टेक लेवल 2 इफ नीडेड। और ये बात उन्होंने कल ही अपने मैसेज में क्लियरली भी कि हमारे शिप्स रेडी हो रहे हैं विद लेटेस्ट एम्युनिशन। जो आपका क्वेश्चन है, हम वी आर रेडी। और साथ में जो आपने डिप्लॉयमेंट की बात की वो भी सही। और तीसरी बात जो अभी ईरान से इंफॉर्मेशन आ रही है, जो मैंने आपके ही शो पे 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते पहले बताई थी, जो स्मार्ट माइंड्स उन्होंने बिछा रखी हैं, दैट्स अ रियल कंसर्न। क्या ईरान उसको ढूंढ पाएगा बाद में? और उसके आंसर अब आपको मिलने लग गए। ईरान खुद ही बोल रहा है कि हमें भी नहीं पता कहाँ पे माइंस छुपी हुई हैं। तो अगर ये सीज फायर भी होता है, जो भी होता है, अगर ईरान बोले ठीक है आज से मैं खोल देता हूँ, तो उसके बाद भी एक फोर्स को जाके उसे डिमाइन करना पड़ेगा, विच इज अ बिग एक्सरसाइज इन इटसेल्फ, क्योंकि वो 1.5 माइल का रेडियस का डायपाजोन है जिसके थ्रू रियली शिप्स गुजरते हैं। वो 23 माइल जो हम नाम लेते हैं, वो एक्चुअली उसकी जो शिपिंग लेन की विड्थ है वो इतनी है नहीं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पेच फंसता जा रहा है। और साथ में इजराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक हिजबुल्लाह पे एक एग्रीमेंट ना आए कि उसका डिसार्ममेंट हो। और वहां से लेबनान ने क्लियरली बोला है कि शायद हिजबुल्लाह को डिसार्म करना हमारे अकेले के लिए मुश्किल होगा, हमें हेल्प चाहिए होगी। और 14 तारीख को हमारी मीटिंग है यहाँ वॉशिंगटन में ही डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अंदर, जहाँ पे एम्बेसडर्स आ रहे हैं इजराइल के और लेबनान के, और साथ में निगोशिएशन टीम यूएस की। तो वो इस पे देखना चाह रहे हैं कि ये हिजबुल्लाह को हम कैसे टोटली डिसार्म करें, जिनके पास अभी भी 25,000 के करीब एमओ है जो कि लॉन्च हो सकता है। 1,25,000 से गिर के 25,000 हो गए। और इजराइल की जो टेंडेंसी दिख रही है वो इसे मैक्सिमम खींचेंगे जब तक बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक ना आ जाए। जितना वो डिस्ट्रक्शन हिजबुल्लाह पे कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन इस सब के अंदर नुकसान एक कॉमन आदमी का हो रहा है, जो लेबनान में रह रहा है, जो ईरान में रह रहा है। इकोनॉमी बिल्कुल ईरान की धराशायी हो चुकी है, आप ये देख रहे हैं। और जो मेरे को जो दिख रहा है वो शायद एक गुडविल जेस्चर, क्योंकि यूएस इज वेरी सीरियस अबाउट, अगर कुछ भी एक पॉजिटिव ईरान की तरफ से आता है, शायद गुडविल जेस्चर में जो $120 बिलियन फ्रोजन एसेट है उसको स्टेप वाइज मेजर में डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस शायद हल्का हल्का करके रिलीज किया जाए।
क्योंकि मनी इज ऑक्सीजन फॉर ईरान। ईरान इज नॉट इवन इन रिसेशन, इज इन डिप्रेशन। उसकी इकोनॉमी बहुत ही खतरनाक स्थिति में इस टाइम है। वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप हो सकता है। ये प्रोपोगेंडा वीडियोस जो ईरान से आ रहे हैं, उसके आप कभी भी देख लीजिए, जो लोग आपको वीडियो दिखाते हैं उसमें 10-15 लोग ब्लैक क्लोथ्स में मॉनिटर कर रहे होते हैं। इट रिमाइंड्स मी ऑफ नॉर्थ कोरिया। जब मीडिया नॉर्थ कोरिया जाता है, स्टेट के 10-15 लोग उन्हें मॉनिटर करते हैं, क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान के ऊपर बहुत बम्बार्डमेंट हुई है और बहुत अनफॉर्चुनेटली लोगों की जान गई है, डिस्ट्रक्शन हुआ है। आंकड़े दिखा रहे हैं कि $350 बिलियन का लॉस है अप्रोक्सीमेटली। लेकिन और 6,500 लोग मारे गए, 7,500 लोग मारे गए हैं, जिसमें 6,200 आर्मी है और बाकी सिविलियन है। ये एक एनजीओ की रिपोर्ट्स हैं। ऑफिशियल नंबर्स इससे थोड़े कम है, 3,500 से 4,000 करीबन डेथ जो ईरान की खुद की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बता रही है। लेकिन तकरीबन 350 स्कूल, 150 यूनिवर्सिटी कॉलेजेस अगर आप पकड़ लीजिए, हॉस्पिटल भी 100 से ऊपर है, और ब्रिजेस, पुल्स, बिल्डिंग्स तकरीबन 27,000 तो ऑफिशियल नंबर उनका आ रहा है। तो और बड़ी हैरानी की बात है कि 2.7 मिलियन, 27 लाख लोग इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं एज ऑफ ईरानियन मीडियाज रिकॉर्ड। ऑफिशियल नंबर्स तो हमें बाद में समझ आएंगे। लेकिन इस सब के अंदर एक बहुत जरूरी बात ये बार बार दिखाई दे रही है कि ट्रंप के जो 3 पॉइंट एजेंडा है, उसमें नंबर 1 है कि ईरान को न्यूक्लियर नहीं रहने दे सकते। उनका जो न्यूक्लियर 1000 पाउंड का नीचे इनरिच्ड यूरेनियम है जो मिट्टी में दबा हुआ है, हम उसे मॉनिटर कर रहे हैं, हम उसे निकालेंगे। जो मिसाइल सिस्टम है इनका, जो कि इसराइल को टारगेट कर सकता है, हमारे एलाइज को टारगेट कर सकता है, 2-3 हजार माइल तक जा सकता है, उसको भी डिसआर्म करना पड़ेगा। और ड्रोन सिस्टम को, हरमूज के लिए बार बार पहले ट्रंप एक डिसेप्शन टेक्टिक के थ्रू बार बार स्टेटमेंट चेंज करते हैं। पहले बोल रहे थे चुंगी ले लीजिए, 50-50 कर लेंगे। अगर चुंगी भी ले लीजिए तो $20 मिलियन प्रति डे के दिन के हिसाब से 7.7 बिलियन टू $8 बिलियन पर ईयर होता है। वो नंबर इज नॉट इनफ टू कवर द डिस्ट्रक्शन। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर कुछ भी पॉजिटिव होना है तो हमें इनके फंड्स रिलीज करने पड़ेंगे। ईरान इज गोइंग थ्रू अ क्राइसिस सिचुएशन, और एक गुडविल जेस्चर हो सकता है प्रोवाइडेड ईरान आल्सो डज फ्यू स्टेप्स। और हिजबुल्लाह के मतलब अमेरिका अपनी ताकत को बटोर रहा है इस इलाके में, अपने इंटरसेप्टर्स रेडी कर रहा है, अपने मिसाइल्स दोबारा जमा कर रहा है, अपनी सैनिकों की तैनाती की फिर से प्लानिंग कर रहा है। ये सारी चीजें चल रही हैं। ये जो पाकिस्तान में चल रहा है ये ड्रामा है, कहने का मतलब यही है। मैं क्लैरिफिकेशन करता हूं कि ट्रंप की जब भी आप टैक्टिक देखिए, मैं तो पिछले 3 साल से उन्हें ट्रैक कर रहा हूं और आई हैव गॉन टू सो मेनी मीटिंग्स। उनका हमेशा एक ही एजेंडा होता है कि पावर की पोजीशन से निगोशिएट करना, प्रेशर को बिल्ड करना और एक अच्छी ऑफर देना जो दूसरा रिफ्यूज ना कर सके। ही इज नोन टू बी अ मास्टर निगोशिएटर, और ये टेक्निक है। लेकिन अगर दूसरा आदमी आपको हल्के में लेगा, देन दिस विल नॉट फ्लाई थ्रू। इसीलिए वो अपनी स्ट्रेंथ भी आपको दिखाएंगे साथ साथ में। पर मुझे पर्सनली लगता है एवरीबडी इज इंटरेस्टेड दैट दिस पीस गोज थ्रू। लेकिन ईरान को कौन रीबिल्ड करेगा, उसमें एक नाम सामने आ रहा है, चाइना। चाइना इज कमिंग टू दी स्टॉक्स, और चाइना के इंटरेस्ट ईरान में बहुत ज्यादा है। 90% एक्सपोर्ट चाइना का है। चाइना का इंपोर्ट 15% है। $10 के डिस्काउंट पे वो ले रहे थे, चाइना और रशिया शायद उनका डिफेंस देगा। चाइना एक बार फ्रेंडली सलाह देना चाहता हूं। आप चूंकि रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा सपोर्ट करते हैं, अपनी कैंपेन वैम्पेन में बड़ा हिस्सा लिया, मैं एक फ्रेंडली जेस्चर की तरह आपको एक सपोर्ट देना चाहता हूं। गैलिप वर्ल्ड सर्वे में चाइना की अप्रूवल रेटिंग 36% है, अमेरिका की अप्रूवल रेटिंग 31% है। तो चाइना आपसे आगे जा चुका है, आपकी असली लड़ाई वहां है। ईरान में कुछ नहीं रखा है, ईरान गया तेल लेने के लिए, पहुंचिए वहां पहले। वो जो उधर आप खाली करें ना, साउथ कोरिया और ताइवान का इलाका, वो आपके चाइना इतना भारी पड़ेगा ना, उसको आप टैकल नहीं कर पाएंगे। आप लोग जिस हिसाब से आप लोग आगे जा रहे हैं, और खास करके मैं आपके कहने का मतलब डोनाल्ड ट्रंप जिस हिसाब से जा रहे हैं। करेक्ट। लेकिन मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा, आप ही के शो पे मैं कई महीनों से इस बात में बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कनेक्टेड हूं, दैट्स माय एरिया। अमेरिका और चाइना के बीच में अब 19-20 का ही फर्क रह चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका चाइना 19-20 से आगे निकल चुका है मामला सर। मैं आप इस पर किसी और दिन हम लोग डिबेट रख लेंगे अलग से, मैं आपको बुला लूंगा अलग से बातचीत करेंगे लिए तमाम मेहमानों के साथ, उस पर अलग से बातचीत करेंगे। तपेश चौधरी का रिएक्शन चाहेंगे। कैप्टन श्याम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए। श्याम कुमार जी, आपका बहुत स्वागत है। तपेश जी, क्या आप भी इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि अमेरिका एक बहुत बड़ी प्लानिंग में और दोबारा अटैक शुरू होने वाला है? देखिए, ये तो स्ट्रेटेजी तो है ही है। ऐसा नहीं है कि ट्रम्प साहब ने बीच में सीज फायर नहीं किया या नेगोशिएशंस की बात नहीं की, साथ में पावर प्रोजेक्शन नहीं किया। कोई भी नेगोशिएशंस बिना, अगर कोई पावरफुल है तो बिना पावर प्रोजेक्शंस के नहीं होते, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर अमेरिका पावरफुल है, ट्रम्प साहब पावरफुल है,
तो नेगोशिएशंस अपनी पावर दिखा के करना चाहिए, तभी अपनी शर्तों को होता है, तो वो कोई पॉइंट नहीं है। मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही थी, कौल साहब ने बताया कि देखिए इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के हिसाब से किसी भी स्ट्रेट पे कोई भी कंट्री कोई टोल नहीं लगा सकता है। अगर अमेरिका ने भी इस बात को बीच में कहा था कि आधा आधा कर लेंगे, तो गलत थी, शायद ट्रम्प साहब बोल गए होंगे, बाद में उनके एडवाइजर्स ने समझाया होगा ये सही निश्चय नहीं है, क्योंकि कल को तो यमन गल्फ ऑफ एडन बंद कर देगा, हम तो मलिक्का स्ट्रेट बंद कर सकते हैं, हम तो इंडियन IOR रीजन से निकलने वालों पे इंडिया इज वेल प्लेस्ड, हम यही तो कह रहे हैं कि ईरान इज वेल प्लेस्ड, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उसका कब्जा उसके बाप की जागीर थोड़ी है, फिर तो इंडियन ओशियन मेरे बाप की जागीर है पूरी, तो मैं यहाँ पे लगाना शुरू कर दूंगा। तो ये तो एक नया पेंडोरा बॉक्स है और अमेरिका इज अवेयर अबाउट इट, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, नो टोल। अगर टोल वाली बात आती है तो फिर तो कोई डील आगे बढ़ेगी नहीं, और हमारी तरफ से भी ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करना वॉर क्राइम है, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, तो हमारा स्टैंड इस मामले में क्लियर है। जहां तक डील की बात है, ये डील पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान में जब डील हो रही है तो ये डील तो ऐसे एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इजराइल इसका हिस्सा नहीं है। अमेरिका ने खुली छूट दे रखी है, अमेरिका ने खुली छूट दे रखी है इजराइल को हिजबुल्लाह के ऊपर। हिजबुल्लाह में के निशानों पे जब टारगेट किए जा रहे हैं, 200-250 लोग मर रहे हैं, अगर आप उन ब्लास्ट को ढंग से स्टडी करेंगे तो एक ब्लास्ट के बाद टर्शरी सेकेंडरी ब्लास्ट और हुए हैं। अरे जब आपने सिविलियन एरियाज में टनल्स बना रखी है, वहां अपने स्टोरेज कर रखे हैं, तो उसके पास कोई चॉइसेस नहीं है। और हिजबुल्लाह, हूती और हमास, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये एक लिमिट तक समझती है जब तक इनकी बैंड बजाई जाती है, उसके बाद जब इनके थोड़े से हाथ पैर खुल जाएंगे और इजराइल शांत हो जाएगा, ये फिर से करेंगे। इजराइल तो इस चीज को झेल ही रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि ईरान ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारे लोग हैं, इसमें डिक्लेरेशन का कोई बात ही नहीं है। ये सबको पता है कि फंडिंग कहां से आती है, कहां से हथियार आते हैं, सब आते हैं। तो इजराइल अपनी जगह पूरी तरह गलत नहीं है, उसने कहा मैंने शुरू किया है, इजराइल ने भी डैमेज खाया है, इजराइल के भी लोग मरे हैं, इजराइल का भी इंफ्रा खत्म हुआ है। तो इजराइल ये कब तक सोचता रहेगा और कब तक ये अपने ऊपर पेन लेता रहेगा? उसे लग रहा है कि वंस फॉर ऑल कम से कम 10 साल का तो मैं ऐसा पीरियड ले लूं कि इनको खड़ा ना होने दूं, तो मेरे 10 साल शांति से गुजरे। तो और डील जो हो रही है पाकिस्तान में, जहां इजराइल का कोई डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान और इजराइल का। अब पाकिस्तान में डील होने का मतलब यह है कि आपने एक जेब कतरे को अपना वॉलेट दे दिया, भाई जरा सूलेस बांध दूं मैं थोड़ी देर, तो ये वो वाला सीन है। अमेरिका के पास मुनीर से बड़ा पट्टा डाला हुआ आदमी कोई है नहीं इस समय, तो उसे लगा कि चलो ठीक है यार, जो भी होगा वो मुनीर वहां पे बैठेगा तो मेरा तो काम हो जाएगा और मुझे सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिलती रहेगी। तो एक एडिशनल है पाकिस्तान का इसमें। मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा काम कर दिया, बट यस, अब किसी भी कंट्री को यूएस प्रेसिडेंट वॉर में ईरान के खिलाफ नहीं ला पाए, पर आज मैंने सुना है, कुछ उड़ती उड़ती खबर आई है कि नाउ सऊदी अरबिया और पाकिस्तान का जो पैक्ट था वो फिर से शुरू हो रहा है और पाकिस्तान एयरफोर्स मूव हो रही है सऊदी एयरफोर्स बेसिस के लिए। तो ये सब अमेरिका का गेम है कि भाई कोई नहीं आ रहा, चल पाकिस्तान तो आएगा मेरे साथ, पाकिस्तान तो लड़ेगा। तो ये डील मैं इससे ज्यादा होपफुल नहीं हूं, और जिस तरह की शर्तें इसमें रखी जा रही हैं और जिस तरह से ईरान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना रखा है, वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसको कंट्रोल चाइना कर रहा है। जैसे पाकिस्तान को कंट्रोल अमेरिका कर रहा है, ईरान को कंट्रोल चाइना कर रहा है, और चाइना से बाहर अब ईरान जा नहीं सकता, क्योंकि इस वॉर में किसी ने अगर 100% सपोर्ट किया है, चाहे पीछे से ही किया हो, इंटेलिजेंस के बेसिस पे किया हो या किसी भी बेस पे किया हो, चाइना ने ही सपोर्ट किया है। तो ये डील के जो मायने हैं वो कुछ खास नहीं है, 2-4 दिन की बात है, फिर आप देखेंगे। ये इसको एक टैक्टिक्स कहते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में। एक्सपर्ट का काम यही होता है कि ये हो जाए वो नहीं हो जाता, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अमेरिका रीअसेस करेगा, रीथिंक करेगा, रीग्रुप करेगा और रीअसेस करेगा, रीथिंक करेगा, रीग्रुप करेगा, रीस्ट्रेटेजी करेगा। और ये बात आलोक जी बहुत देवन से बोलते रहे हैं और वो बार बार कहते भी रहे कि भाई मैं आपको कह रहा हूं, 1 महीने पहले से लगातार वो कह रहे हैं कि अमेरिका जब तक चीज़ों को अपने कंट्रोल में ना ले ले तब तक वो यहाँ से हटेगा नहीं, जब तक वो इजराइल को सिक्योर ना कर दे। तो मैं फिर से आज वही सवाल कैप्टन श्याम कुमार जी से भी पूछना चाहूँगा, आलोक जी से भी मैंने पूछा, कैप्टन श्याम कुमार जी भी लगातार 1 महीने से यही बात कह रहे हैं कि अमेरिका नहीं छोड़ेगा और वो बहुत बड़ी मैरीटाइम स्ट्रैटेजी के साथ चल रहा है। तो कैप्टन श्याम कुमार, क्या आपको भी लगता है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका 50,000 सैनिकों की तैनाती फिर से कर रहा है? खबरें भी आ रही हैं, ये लेटेस्ट कुछ तस्वीरें मिली जो मैं दर्शकों को दिखा रहा हूं। एक तरफ पीस टॉक, दूसरी तरफ
स्ट्रैटेजी बनाना। बहुत लोग कहते हैं कि भाई अमेरिका जो है वो अब इस रीजन से जाने वाला वापस, उसका काम खत्म हो चुका है, वो अब और इजराइल की लड़ाई नहीं लड़ेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं या आप इस वॉर का फेज 2 इसी महीने देख रहे हैं? जय हिंद, धन्यवाद विवेक। जय क्षमा हिंद। वरुणा। देखिए, मैं धृतराष्ट्र के साथ संजय की तरह महाभारत के उन लोगों की जमात में खड़ा रहता हूं, रहना चाहता हूं और 3 मार्च से हूं जो युद्ध को आगे देखते हैं। और मैं आपसे और सबसे कहता रहता हूं कि डी डे तो अभी आया नहीं है, और वो डी डे में मैंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें मैंने लिखा पिवोट ऑफ सेंट्रल कमांड, बूट्स ऑन ग्राउंड टू एंकर ऑन ग्राउंड। ये आर्टिकल में मैंने ये सारी बातें बड़ी डिटेल में कोशिश की कहने की, और लगातार चैनल पे कह रहा हूं कि अमेरिका को ईरान को एनिहिलेट करना उसका पहला मकसद था, क्योंकि उसी से फेवरेबल सिचुएशंस बनते हैं, चाहे वो एयर हो, सैटेलाइट हो, चाहे वो नेवल हो, चाहे वो वॉर वेजिंग कैपेसिटी हो, चाहे वो रिजीम हो। इन सबको जब तक सुलाया नहीं जाता तब तक डी डे की जब जरूरत पड़ेगी तो वो अटैक या जो भी जरूरत है या कंट्रोल जैसे भी करना हो उनको, वो नहीं हो पाएगा। पहले उन्होंने सारी फौजें, खासकर नेवल फ्लीट्स मनामा से पूरी तरह से हटा लिया और मालाका और दूसरे जगहों पे, पैसिफिक पे या इंडियन ओशन के दूसरे बेसों में भेजा था। ये सब जनवरी से शुरू हुआ। उसके पहले से इनफैक्ट जो 9 महीने का लड़ था उसमें तैयारी हुई थी। जो पढ़ते हैं इसको, जो आकलन करते हैं, कई बार मुझे लगता है कि भू राजनीतिक विशेषज्ञ, यस, उसमें जल भी आता है, पर जल को लोग देखते नहीं नजदीक से। हम जल वाले हैं, हमें पता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की कहानी। जरा स्क्रीन पे मुझे दिखाइए और इसको क्लोजिंग करिए। आप बताता हूं मैं कल सुबह क्या हुआ जी। कल सुबह ये हुआ कि उन्होंने नया रूट खोला, इसको माइन करके रखा हुआ है 6000 माइंस, MH-60 हेलीकॉप्टर्स और अनमेन्ड जो बोट्स हैं, CTG 1534 जो 2023 में बनाया गया था। 100 से ज्यादा अनमाइंड बोट्स लगातार इस माइंस को क्लीन कर रहे हैं, चुपचाप, इनविजिबली। सबको पता है नेवल वॉरफेयर का हिस्सा है ये। और ये जो 2 है आइलैंड्स, इसमें से बीच में उन्होंने इन और आउट 2 बना दिए। लद्दाख बीच में है, ऊपर ईरान, और यहाँ कोसाम आइलैंड जहां उनका एयरपोर्ट है, IRGC का बड़ा बेस है। वो कहते हैं अगर अंदर आना है तो यहां से आओ और मिलिट्री IRGC आपको परमिशन देगी, चेक करेगी, और बाहर जाना है तो यहां से जाओ और टोल टैक्स दो। ये दोनों उनके करीब हैं और ये बिल्कुल बंद है। नीचे ओमान है, ऊपर ईरान है, इधर खाड़ी और इधर गल्फ। आज सुबह एक डिस्ट्रॉयर ने चैलेंज किया उनकी इस नीति को और कहा हम अंदर आना चाहते हैं। मनामा फ्लीट से सारे शिप्स बाहर चले गए हैं। जब तक ये 5th फ्लीट का होगा क्या, अमेरिका के मिडिल ईस्ट को कवर कौन देगा बाद में? तो अब तो शुरू हुई है बात। फेवरेबल सिचुएशन बनाने के बाद इंटर करना चाहते हैं। अब इंटर करेंगे कैसे? यहाँ वो कहता है मैं चेक करूंगा, और ये इसका प्रेसिडेंस मैं बताता हूँ किस देश को लागू होता है। टर्की की बात करूंगा, मैं बताऊंगा आपको, और यहां से आप जा सकते हो। तो अमेरिकन डिस्ट्रॉयर गया 30 मिनट के नोटिस पे, उसके मुड़ना पड़ गया। टेबल टॉक चल रही थी, ये चैलेंज किया गया अथॉरिटी के, ईरान के। और दूसरा 2 शिप्स कहा जा रहा है कि किसी तरह से वो अंदर घुस गए हैं। कहां माइन लगी है, नहीं लगी है, AI जनरेटेड मैपिंग के हिसाब से, और जो हमारे P-8 AI एयरक्राफ्ट, रीपर ड्रोन्स और हंटिंग सोनार्स के साथ उनको लगातार चेक किया जा रहा है। माइन सुपर का शिप का कैप्टन रह चुका हूं मैं, और माइन सुपर की और ये हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग्स को पूरी तरह अवगत हूं। ये सब मैं कर चुका हूं और मुझे पता है ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। इसको समझना मुश्किल होगा, बाकी थ्योरेटिकली। अब बात रही प्रेसिडेंस की। टर्की के पास स्टेट ऑफ डार्डेनल्स है, स्टेट ऑफ बॉस्फोरस है, और सी ऑफ मारमारा के थ्रू मेडिटेरियन से ब्लैक सी का रास्ता है। मॉन्ट्रिक्स 1934 कन्वेंशन के हिसाब से ब्लैक सी को कंट्रोल करता है टर्की, और लिटोरल जितने भी कंट्रीज हैं उनके ही वॉरशिप्स अंदर घुस सकते हैं, इंक्लूडिंग रशिया। उसमें भी टनेज है, इतना टनेज से ज्यादा के शिप्स नहीं घुस सकते। आपको याद होगा ग्रीन डिप्लोमेसी, जिसमें कुछ शिप्स को अंदर जाने के लिए यूनाइटेड नेशन टर्की के रशिया के सहयोग से उन्होंने जाने दिया था। कोई भी शिप अंदर नहीं घुस सकता, वहां उनका कंट्रोल है और उसके ऊपर उनका कन्वेंशन है। मतलब ये कन्वेंशन यहाँ लाने की कोशिश कर रहा है ईरान। अगर ऐसा हुआ तो ये गल्फ में कोई शिप जा ही नहीं पाएगा। और टोल टैक्स की बात अलग, मैं मिलिट्री की बात कर रहा हूं। ये पूरा का पूरा इलाका खाली हो जाएगा कल को। तो क्या करेंगे अमेरिका, कैसे मानेगा इसको? तो यहां अब लड़ाई शुरू होनी है। और ट्रम्प का कहना 4 बातें: नो न्यूक्लियर वेपन, तुम आओ या ना आओ, हम खाली कराएंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, नो टॉक्स टू यू विदाउट वेपन्स, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रीसेट इज ऑन। आपने बात की रीसेट की, मोस्ट पावरफुल रीसेट इज ऑन, मतलब कैप्टन शाम, अगर आपकी बातों पर जाएं तो ये तो अभी हमने ट्रेलर देखा है 40 दिन का। 100%। मैं तो कह रहा हूं लगातार, ये तो कुछ भी नहीं है। जब मैरीटाइम एंगेजमेंट होती है, मैंने कहा, बाइडेन ने कहा था इंटेंट, और उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया अमेरिकन पॉलिसी को। उन्होंने कहा हम इन्वेड नहीं करेंगे,
ग्लोबल टेररिज्म जो है उस पर हम जाके नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर किसी देश को बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर ये लड़ाई लंबी चली तो ये तो पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हो जाएगा, मतलब इसके रिपोर्कशंस बहुत खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन क्या आलोक जी कैप्टन श्याम की बात से सहमत हैं? विंग कमांडर आलोक साय जी। देखिए, मैं तो ये मानता हूं, एक जियोपॉलिटिक्स की जानकारी रखने के कारण, कि अमेरिका में ट्रंप के पास चॉइस क्या है, इस बात को समझिए। एक तो वो बदनाम हो गए, उनकी रेटिंग काफी नीचे चली गई युद्ध करने के कारण। तो एक तो ये बड़ा धड़ा है वहां जो ट्रंप का विरोध कर रहा है। एक धड़ा है मागा वाला अभी भी, जो ट्रंप के पीछे खड़ा था। अगर ट्रंप अनरिजॉल्व तरीके से इस युद्ध से बाहर निकलते हैं तो ये मागा भी निराश हो जाएगा। जो भी थोड़ा बहुत उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी बची हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप जो है इस ईरान के मसले को, या तो ईरान काफी हद तक हर चीजों पर मान जाए अपना यूरेनियम हैंडओवर करने के लिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को निर्विरोध खोलने के लिए, तभी एक सम्मानित तरीके से ट्रंप पीछे हटेंगे। नहीं तो ट्रंप पीछे नहीं हटेंगे, अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अमेरिका की बहुत बड़ी बदनामी है। पूरे मिडिल ईस्ट में उसको चोट लगी हुई है। मिडिल ईस्ट के देशों का उसके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। नाटो ऐसे ही उससे अलग हो चुका है। तो अमेरिका के लिए यह साख की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, तैयारी हो रही है अमेरिका की तरफ से। जबरदस्त थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी रवाना कर दिया जा चुका है जॉर्ज बुश, और जिस तरह से डिप्लॉयमेंट्स की जा रही है, ये टाइम जो है अमेरिका ने बाई किया है अपने जो उसके एयरक्राफ्ट कैरियर थे उसके रिपेयर्स के लिए, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की रीपोजिशनिंग के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड फुल प्रिपरेशंस, बिकॉज इनको कई सरप्राइजेस मिले हैं ईरान में। तो उसको अब हम कैसे काउंटर करें, इसकी पूरी तैयारी की गई है। और अब ये रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक बेटर प्रिपेयर्ड तरीके से। शायद आने वाले दिन में मुझे नहीं लगता है कि ईरान सब बातों से सहमत होगा और ये एक और दौर युद्ध का हम देखेंगे शायद। जी, मतलब डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं, इधर कुआं उधर खाई, आगे मागा सपोर्टर पीछे ईरान। कौल साहब, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्थिति हो गई। भागेंगे तो मागा घेरेंगे, रहेंगे तो फिर ईरान में तो जो होगा सो होगा ही होगा। देखिए, मैं लिटिल ऑप्टिमिस्टिक, मुझे पहले से ये दिख रहा है। मैंने आपको बार बार इस पे बोला था, जो सीज फायर है शायद नहीं होगा, जो पहले बातें होती थी बहुत फ्रेजाइल है। लेकिन जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स की स्थितियां अब दिखा रही हैं, बिकॉज आई विल स्पीक फ्रॉम नंबर्स, वो मुझे दिख रहा है कि दे आर पुशिंग। क्योंकि हमारे पास अब एपिटाइट सिर्फ 2 ही हफ्ते का बचा है। मैंने 3 हफ्ते पहले आपको इस बारे में बताया था, 4 हफ्ते तक हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। 2 हफ्ते के बाद हम स्टैगफ्लेशन में घुसने वाले हैं। ये वॉर ना अमेरिकी जनता अफोर्ड करेगी, ना हम लोग अफोर्ड करेंगे। प्रोटेस्ट आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वो जो बच्चों की, वो जो आपने देखी हैं वो वीडियोस जो आ रही हैं, उन्होंने प्लेन में बच्चों के स्कूल बैग्स रखे हुए हैं, वो यहाँ पे वायरल हो रही हैं। हाँ, वो यहाँ वायरल हो रही हैं और अमेरिकन जनता में वो बहुत रेजोनेट कर रही हैं। साथ में जो पोप का स्टेटमेंट था, उसको हल्के में मत लीजिए। वो 20% से 25% मागा वोट बैंक में भी एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस और कैथलिक्स हैं। तो वो हमें रेजोनेट कर रहा है कि ईरान को इस टाइम हमें सीज करना है। लेकिन हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, वी कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर ईरान, जो ट्रम्प बार बार रिटरेट कर रहे हैं। दूसरा, हमारे जो लोकल एलाइज हैं उन्हें बचाना, और पेट्रो डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना। ये ऑफिशियली नहीं बोला जा रहा, पर ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि हम 62% वर्ल्ड की एनर्जी पे ग्रिप रख सकें। वहां से चाइना के पास जो रेयर अर्थ है उसको टैकल करने के लिए उसकी एनर्जी की नब्ज हम कैसे पकड़ सकें। लेकिन चाइना का भूलिए मत, सिर्फ 10 से 15% ही ईरान से आता है। चाइना का इंपोर्ट इस टाइम रशिया से है। अगर आज ईरान को आप बंद भी कर दें तो चाइना के पास अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व वर्ल्ड के लार्जेस्ट हैं, वो पब्लिश्ड भी नहीं है। हमारे आप अगर पकड़ लें तो तकरीबन, मैं नंबर्स आपको दे सकता हूं बहुत जल्दी, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में स्ट्रेटेजिक रिजर्व कोविड के बाद से उन्होंने अपने पास एकम्प्लिश किए हैं। और गोल्ड रिजर्व भी चाइना के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट है बाइंग। और अभी जो रिसेंट खबर आ रही है उसके अकॉर्डिंगली जो रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट ईरान की जो अब इसमें बात होगी, उसमें फ्रांस ने कुछ ऑफर किया है जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा समझना रिकंस्ट्रक्शन के अंदर। और जो न्यूक्लियर आप बता रहे हैं जो दबा हुआ है नीचे, उसमें शायद एक जॉइंट फोर्स जाके निकाले। लेकिन क्या हम वॉर की स्थिति से निकल चुके हैं? द आंसर इज नो। इज इट वेरी फ्रेजाइल? मैं यही कह रहा हूं बार बार। बिल्कुल, मेरा इशारा इस पूरे शो के दरमियान यही रहा है
क्या वॉर की स्थिति से निकल चुके हैं? क्या हम सीजफायर की तरफ जा चुके हैं? आपने बिल्कुल कॉन्क्रीट जवाब दिया है, हम अभी ऐसी स्थिति में दुनिया नहीं है, हम नहीं है, ये वॉर सिचुएशन ओवर नहीं हुआ है। इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे क्या? जी हाँ, कैन यू हेयर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं तभी इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। क्योंकि ट्रंप ने क्लियरली बोला था कि हम सीज फायर अपनी वीकनेस से नहीं कर रहे, ऑल्दो ईरान प्रोपेगेंडा बिल्कुल दिखा रहा है कि अमेरिका हार चुका है। उन्होंने क्लियरली बोला था हम अपने मिसाइल्स को पूरा लोड करेंगे, शिप्स को रिपेयर करेंगे, वी विल ब्रीथ ऑक्सीजन। हमारे जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज 400 मिसाइल्स की थी प्रति ईयर, वो 800 हो चुकी है और 24/7 अब फैक्ट्रीज चल रही हैं। हमारा डिफेंस एक्ट है जो कि कोविड के दौरान इंस्टिगेट किया गया था, अब उसके ऊपर सेनेट में बात हो रही है कि क्या हम 2 से 3 हजार मिसाइल्स बना सकेंगे। डिफेंस के जो थार्ड जो पैट्रियट SM-3 हैं, क्या हम उसे इंक्रीज कर सकते हैं? लेकिन फिर भी ईरान की कैपेबिलिटी 25,000 की है एज ऑफ नाउ, और उनका ड्रोन भी 25,000 का है, हमारा 4 मिलियन का है। तो इकोनॉमिकल वॉरफेयर पे हम जीत नहीं सकते। तो उनकी प्रोडक्शन साइट्स जो ड्रोन्स की है और स्टोरेज साइट्स, उनको उड़ाना, उसको काफी हद तक ध्वस्त किया गया। लेकिन अभी भी ईरान के पास काफी कैपेबिलिटी है और उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी अभी 10% इंटैक्ट है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये समझना कि ईरान बिल्कुल जीरो पे है, वो गलत है। अभी भी वो मार सकता है, दैट्स अ कंसर्न। तो कहीं ना कहीं मैं होप एंड प्रे करता हूं ये जो टॉक्स हो रही हैं इस्लामाबाद में, इससे एक पॉजिटिव आउटकम निकले और ईरान एक पॉजिटिव स्टेप ले, और ताकि ईरान को कुछ ऑक्सीजन मिले। ईरान का फाइनेंशियल क्राइसिस विल बिकम अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जो पूरी दुनिया के लिए शर्मनाक होगा और बहुत खतरनाक सिचुएशन में। यू डू नॉट वांट इस्लामिक फंडामेंटल रिजीम वर्स देन व्हाट इट इज राइट नाउ। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है ईरान में। और एक लास्ट बात मैं आपको बताऊंगा, वॉर से पहले इजराइल ने जो प्रपोज किया था, इजराइल ने जो प्रपोज वाला किया था, जब राग छेड़ते हैं आप लोग, ये अच्छा नहीं लगता कि भाई ईरान में इस्लामिक रिजीम ये कर देगी, वो कर देगी, ऐसा कर देगी। आप पाकिस्तान में पीस टॉक क्यों कर रहे हैं फिर? एक पाकिस्तान आपका लाडला, इसलिए पीस टॉक करेंगे। पाकिस्तान में क्या अमन के फूल खिलते हैं, शांति के कबूतर उड़ाए जाते हैं? लिखित में ले लीजिए, एक दिन ऐसा आएगा जब वर्ल्ड बात करेगा कि आप पाकिस्तान के पास राइट है न्यूक्लियर होने का, जबकि उनकी टेरर रिजीम है। ये दिन आएगा। नहीं, वो तो हमें पता है, हम नेबर हैं, हमें पता है। आप भी चूंकि आपके रूट्स इंडिया से हैं, आपको भी पता है। क्या अमेरिका को पता नहीं है कि हम इस्लामिक टेररिज्म और कट्टरपंथ और इसके खिलाफ हैं, इसलिए हम ईरान में ऑपरेशन कर रहे हैं, उनके पास परमाणु हथियार नहीं? ये बातें फिर मुझे तकलीफ हो जाती है, फिर मैं आपको टोकता हूं, मैं फिर यहां पे किसी को भी टोक देता हूं मैं। ठीक है, आपको लगा कि भाई ईरान में ऑयल है, आपको चाइना को कंट्रोल करना था। मल्टीपल एस्पेक्ट हैं इसके, मल्टीपल डायमेंशंस है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, चूंकि आप इकोनॉमी में भी आप और बाकी चीज़ों में भी बहुत गहरी स्टडी करते हैं, AI में भी स्टडी करते हैं, क्रिटिकल में मिनरल्स में भी आप रुचि रखते हैं, आप शेयर मार्केट एंड बाकी एंड ऑल दैट भी देखते हैं। लेकिन ये कहना कि भाई इस्लाम में कट्टरपंथ है इसलिए हमने अटैक कर दिया, अरे भाई कट्टरपंथ दुनिया को 50 जगहों पर आप जाइए, अटैक कीजिए ना। फिर आप सबसे पहले पाकिस्तान के परमाणु हथियार को खत्म कीजिए। हमने नूर खान एयरबेस पर मारा, वही इसी नूर खान एयरबेस पर आज आपके वाइस प्रेसिडेंट का प्लेन उतरा है। तो आपने तो वहां सेट रखवाया। मैं बोलूंगा तो चीजें और ज्यादा खुलेंगे। क्या परमाणु हथियार अमेरिका नहीं रखवाए नूर खान एयरबेस के पहाड़ियों के नीचे? यही बात एक सेकंड में मैं क्विकली अपनी पॉइंट कंप्लीट करना चाह रहा था, जो बार बार मिस हो जाता है। जब ये वॉर शुरू हुई उससे पहले इजराइल की अगर आप मिनिस्ट्री का ट्वीट देखें, उसमें एक मैप इशू किया ईरान का, जिसमें ईरान को 5 एरियाज में तोड़ा गया है। वो फिर बाद में डिलीट हो गया था। मैं देखूंगा, अगर मुझे मिला तो आपको फॉरवर्ड करूंगा। जो हरमुज का एरिया है, वो इसे एक बफर जोन बनाना चाहते हैं, जहां पे डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड UN पीस कीपिंग फोर्स टाइप की चीज हो जाए, ताकि ईरान का उससे कंट्रोल ही हट जाए। वो कह रहे हैं कि हरमुज कैन नॉट बी अफोर्डेड टू बी ट्रस्टेड टू ईरान विद 20% ऑफ एनर्जी, और ये पेट्रो डॉलर का डोमिनेंस होगा। ये एक अलग डिबेट शुरू हो जाएगा फाइनेंशियल। आई एम हैप्पी टू डू इट विद यू। ठीक है, तभी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मारिया इकबाल तराना हमारे साथ पाकिस्तान से जर्नलिस्ट जुड़ रही हैं, उनके पास चलेंगे और उनसे अपडेट लेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है। तभी जी आपका रिएक्शन चाहेंगे पहले, उसके बाद फिर मारिया आपके पास मैं आ रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर मारिया, बहुत बहुत स्वागत है। तभी जी, तो कई बार देखिए, किसी भी वॉर में विवेक जी, ना कोई हारता है ना जीतता है। कई बार बहुत सारी चीजें इंटेंट और उसके स्ट्रेटेजिक पोजीशन और स्ट्रेटेजिक डिफीट और विन पे डिपेंड करती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अमेरिका अगर इस वॉर में नहीं घुसता और यही सिर्फ इजराइल आज लड़ रहा होता ईरान से, हिजबुल्लाह से, तो इस बारे में हम बात नहीं कर रहे होते। और इजराइल से लड़ाई के दौरान भी अगर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया होता और अमेरिका की इतनी भद्द ना पिटी होती, तो भी हम इस बारे में इतनी बात नहीं कर रहे होते। देखिए, कुछ मिस कैलकुलेशंस हुई अमेरिका से या ट्रंप से
जिसकी वजह से उन्हें चारों तरफ ये सब चीजें झेलनी पड़ रही हैं। सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन ये थी कि वो गल्फ कंट्रीज पे ईरान अटैक नहीं करेगा, और ईरान का कहना यह है कि मैंने तो अमेरिकन एसेट को अटैक किया। दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का थोड़ा आइडिया था कि ये बंद हो सकती है, पर अमेरिका को ये भरोसा था कि मैं इसको खुलवा लूंगा। तो मैं यही बोलता हूं कि स्ट्रेटेजिकली अमेरिका की वियतनाम वॉर के बाद सबसे बड़ी डिफीट है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि ईरान जीत गया। क्या ईरान को अमेरिका स्टोन एज में नहीं पहुंचा सकता? बिल्कुल पहुंचा सकता है। ठीक है, थोड़े बहुत थप्पड़ लगेंगे, लेकिन उसको बर्बाद ऑलरेडी हो चुका है कि जिसके बाप दादा बेटे सब मर गए, कब्रिस्तान बन गया। और उसके बाद हम ये, क्योंकि हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं पकड़ रखा है, तो हम ये हर जगह बोल रहे हैं कि ईरान जीत गया। ऐसा नहीं है, ईरान बिल्कुल भी नहीं लेकिन जीता। सर, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सामने 40 दिन टिके रहना, ये भी तो बड़ी बात है, जहां पर अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। ये भी तो एक वैलिड पॉइंट है ना। अमेरिका की मिसकैलकुलेशन थी, ईरान ने कार्ड वेल प्ले किए, वॉर को लंबा खींचा, असिमेट्रिक वॉरफेयर है, वियतनाम में भी हुआ था। लेकिन तपेश जी, एक वीडियो गेम नहीं है मिसकैलकुलेशन में। आप एक लाइफ हार गए, दूसरी लाइफ में आप दोबारा गेम ऑन करेंगे, दोबारा से आप गेम को रिस्टार्ट कर देंगे। दिस इज वेरी सीरियस बिजनेस। आप जानते हैं, आप ग्रुप कैप्टन रहे हैं, आप इन चीजों को समझते हैं। मैं ये कह रहा हूं, ईरान के लिए यही जीत है, वो 40 दिन तक सर्वाइव करा है और अमेरिका को बातचीत की टेबल पर ले आया। मैं आपके पास वापस शुरू करूंगा। मैं जरा मारिया इकबाल तराना, पीपीपी नेता है, मुझे थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन हुआ था, मैंने उनको जर्नलिस्ट कोट किया था, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। मारिया जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत इस्तकबाल करते हैं हम। सबसे पहला मेरा सवाल है, पीस टॉक को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? क्या बातचीत आगे बढ़ी है? दोनों पक्षों की तरफ से क्या इंफॉर्मेशन मिली है? जरा उस पर अपडेट कीजिएगा दर्शकों को प्लीज। थैंक यू। देखिए जी, बहुत शुक्रिया। आज आपने मुझे बहुत अहम तारीखी दिन के ऊपर जो है वो अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। जाहिर है इस वक्त हम देख रहे थे कि जैसे दुनिया जा रही थी, आपके अपना भी पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि आप भी कह रहे थे कि 40 दिन तक सुपर पावर के सामने टिके रहना ही ईरान की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और मेरा ख्याल है कि जब ये 40 दिन की जो जंग चल रही थी वो इस कदर इंटेंस हो गई थी, और जो बड़े मतलब मुल्क हैं, जाहिर सुपर पावर अमेरिका उसमें इन्वॉल्व था, इजराइल इन्वॉल्व था, और उसके अलावा गल्फ कंट्रीज जिस तरह से उसकी जद में आए, हम देख रहे थे कि ये वाकई तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही थी, जो कि एक प्रेडिक्शन थी बहुत अरसे से कि अगर ईरान, अमेरिका, इजराइल कुछ इस तरह का कुछ होता है तो वो फिर रुकेगी नहीं, वो फिर चलती रहेगी। उसमें हो सकता है एक्सपेक्टेड कि बहुत सारे और मुल्क भी कूद पड़े। मगर मैं इस बात पे आज बहुत काबिले फख्र अपने मुल्क का, पाकिस्तान ने जिस तरह से अपना एक लीडिंग रोल प्ले किया, और उसके अलावा पाकिस्तान की तरफ इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें हैं कि जी, हम जब सब दुनिया इस तरफ चीख रही थी कि भाई तीसरी आलमी जंग की तरफ हम जा रहे हैं, तो वहां पे पाकिस्तान की जो आला क़यादत है, सियासी क़यादत, फौजी अक्सरी क़यादत, और उसके बाद डिप्लोमेटिक जो हमारी एफर्ट्स हैं वो आज रंग ले आई हैं। और मेरा ख्याल है कि अभी इस्लामाबाद में ये जो टॉक्स हो रही हैं वो आगे आने वाले टाइम में थोड़ा ही वक्त में आपको खुशखबरी सुनेंगे, क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के ऊपर इसलिए भी हैं कि पाकिस्तान अब प्रूव कर सकता है अपनी डिप्लोमेटिक जो एफर्ट्स हैं उनको भी प्रूव कर सकता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका जैसे एक सुपर पावर को, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान को, बाकी भी दुनिया जो थी वो कह रही थी कि पाकिस्तान इररिलेवेंट हो गया है, आज प्रूव किया है पाकिस्तान की क़यादत ने भी, पाकिस्तान की सिफारती क़यादतें, हमारी अक्सरी क़यादत ने, कि वी हैव नेवर बीन इररिलेवेंट, वी आर स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द साउथ एशिया, वी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड एज वेल। तो यही मेरे ख्याल से बहुत बड़ी कामयाबी, और कुछ मिनटों में मेरे ख्याल से आपको खुशखबरी बहुत अच्छी हम आपको सुनाएंगे। अभी तक तो पीस टॉक देखिए, मैं तो इस बात को एज ए हिंदुस्तानी बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहता हूं कि भाई लड़ाई झगड़ा ना हो, बातचीत शांति से चले। हम शांति मानने वाले लोग हैं, शांति चाहने वाले लोग हैं, हम बुद्ध की धरती वाले लोग हैं। हम तो हमेशा चाहते हैं कि भाई इस पूरे रीजन में शांति और पीस और अमन का माहौल बना रहे। इसलिए हमेशा एंटिसिपेट करते हैं कि भाई कम से कम जब भी ऐसी कोशिशें, वो कोशिशें कामयाब होनी चाहिए, वो कोशिशें रंग लानी चाहिए। इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं, अभी तक कोई अपडेट है इस पीस टॉक के बारे में? दोनों पक्षों में क्या सहमति बनती नजर आ रही है? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। जी जी बिल्कुल जी, अभी तो मेरे ख्याल से अभी डायलॉग चल रहे हैं। अभी तो दिन के वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ साहब, उनकी मुलाकात हुई डीजी पेनिस के साथ। फिर उसके अलावा ये है कि अभी भी डायलॉग चल रहे हैं। अपडेट्स यही हैं कि जैसे ही कोई इस तरह की खुशखबरी आती है तो जरूर हम आपको बिल्कुल अपडेट करते रहेंगे साथ साथ। मगर ये कि ये इस वक्त एक क्या कल भी ये बातचीत होगी, इस बारे में कोई जानकारी आपके पास मारिया? कल भी ये बातचीत जारी रह सकती है?
कल भी बातचीत होगी? जी बिल्कुल रह सकती है। मेरा ख्याल है कि अगर वो आए हैं और सब लोगों ने एफर्ट्स किए हैं, इस वक्त दुनिया की नजरें इस वक्त इस डायलॉग के ऊपर है। मेरा ख्याल है कि ये इतनी जल्दी वाइंड अप नहीं हो सकता कि आप मौका दें कि कुछ आवर्स का। आई थिंक अगर चीजें बैठते हैं, बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा भी हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, जो कि मैं समझती हूँ कि अगर अच्छा होगा, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए वाली बात है कि जब आ ही गए हैं 40 दिनों के बाद मेज के ऊपर, तो मेरे ख्याल से बात किए बगैर जाना नहीं चाहिए। और फराकीन जितने भी फरीक हैं इसमें जंग के दौरान में, उनको एक दूसरे की सुनना मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंसानियत की बात है। आज मैं नहीं चाहती, आज मैं आपके भारतीय चैनल से कह रही हूँ, हमारे लिए आप सब लोग बहुत अजीज हैं। हमारे बच्चे जितने इंपॉर्टेंट है, मैं समझती हूँ साउथ एशिया के बच्चे उतने इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया के बच्चे इंपॉर्टेंट है, भारत के बच्चे इंपॉर्टेंट है। या सिर्फ एक या दो मुल्कों की बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये आने वाली जनरेशन की बात है, क्योंकि ये जो रिसोर्सेज की जंग होती है, कभी सियासी नजरिए के ऊपर होती है, कभी मजहबी नजरिए के ऊपर होती है, कभी रिसोर्सेज के लिए जंग लड़ी जाती है। मतलब आने वाली 2026 में मैं और आप बैठे हुए, मेरे ख्याल है कि जो कमिंग जनरेशन होंगी, आज तो .com एरा में सब कुछ रिकॉर्ड पे पड़ा हुआ है। इससे जो बड़ी ये बात क्या प्रोग्राम हो होगा सकती है कि आपका, 2026 की तारीख में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो दो नागरिक है वो किसी जंग को सुलझाने को लेकर बातचीत कर सकते हैं, कर रहे हैं, टेलीविजन पर डिस्कस करें। इससे ज्यादा ऑप्टिमिज्म और क्या हो सकता है। खैर, मैं आज किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं कैप्टन श्याम कुमार से इसका रिएक्शन लेना चाहूंगा। धीरज कौल भी कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले कैप्टन श्याम कुमार, आपका रिएक्शन चाहेंगे इस पूरे अभी पीस डायलॉग पर? जी। देर से आने की बात की उन्होंने, तो मारिया जी ने, तो मैं दो लाइन कह देता हूं। देर लगी आने में तुझको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न थोड़ा, थोड़े हम भरमाए तो। ये जो भरमाए हुए लोग उतावलापन उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं किसी बड़े शांति समझौते का, शायद मुश्किलात आने वाली है। प्रॉक्सिमिटी वार्ता चल रही है अभी फिलहाल, आपस में अलग अलग बात कर रहे हैं, सामने आने को तैयार नहीं है, नहीं तो खून खराबा ना हो जाए। कई सारी प्री कंडीशंस है। ईरान की प्री कंडीशंस आप जानते हो, हजबुल्ला रोको, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे हमारा कंट्रोल रहेगा, फ्रोजन एसेट्स हमें दे दो। ट्रंप कहते हैं नो न्यूक्लियर वेपन, नो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, आपके द्वारा आपके बिना हम तो खोलेंगे। उसकी प्री प्लानिंग उन्होंने कर रखी है। कौन कहता है यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन साथ नहीं है उनके? कौन कहता है नाटो उनके साथ नहीं है? छब छलावा है, सब पासा फेंका हुआ है। सारे के सारे ऑपरेशन अपसाइड, ऑपरेशन अटलांटा और ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन, हुती के अगेंस्ट जो हुआ था फिर से होने वाला है। मैक्रोन की स्टेटमेंट सुनिए, 15 नेशंस ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। इनके शिप्स तो पहले से मूव कर चुके हैं। इटली, फ्रांस, ग्रीस, ये सब के सब वहां मौजूद है। अंडर वाटर कौन जानता है कौन किधर क्या कर रहा है? सबके सब एआई जनरेटेड है, सबके सब एसिमेट्रिक वॉरफेयर में है। आजकल कोई वहां आके नहीं लड़ेगा, सारे के सारे अटैक्स डिस्टेंट होंगे। जब बुश आ रहा है, आ गया, मैक्रोन ने साइप्रस से जाके अपने शिप पे विजिट किया, क्राफ्ट कैरियर पे 30 दिन पहले। वहां साइप्रस से वो पूरा कवर दे रहा है इजराइल को। फ्रांस का शिप है वो, चार्ल्स डिगोल हमारा नहीं है, उनका नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है। तो वो तो प्लान बी भी हो सकता है कि अगर बातचीत डिरेल हुई या फिर फेल हुई तो प्लान बी पे काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप रुकने वालों में से तो है नहीं, उनको हम जानते हैं, और जिस तरह से दुनिया उनको जानती है वो उनको एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता, उनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। जल्दी से कॉल साहब का एक रिएक्शन चाहेंगे लिमिटेड टाइम में। कॉल साहब, देखिए, मैं एक पॉजिटिव नोट में जो मैम पाकिस्तान से ज्वाइन की हैं उनका, पहले तो मैं स्टडी करता हूँ हिस्ट्री फॉर फन, और मेरे वन ऑफ द फेवरेट लीडर्स जो भी उनके इंडिया से रिलेशन छोड़ दीजिए, वो जुल्फिकार अली जी भुट्टो हैं। उनकी विजन ही 50 साल आगे की थी, उसी पार्टी से ये हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की आर्मी ने उनके साथ जो किया, ये तो पब्लिक में सब ऑब्वियस है। 79 में ऐसे उन्होंने ही, देखिए, एक हारी हुई बाजी को 93,000 सोल्जर्स भी छुड़ाए भारत से, 5,000 स्क्वायर माइल्स भी वापस लिए, और उसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉर पीसफुल एनर्जी जो पाकिस्तान में है वो उन्होंने ही स्टार्ट किया था। शायद लोग इस बारे में नहीं जानते, अब्दुल कादिर जो उनके थे वहां पे, तो उनकी विजन बहुत अच्छी थी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस लेवल के लीडर्स अभी शायद नहीं है या होने वाले होंगे, आई होप सो। लेकिन जो मैम ने बात बोली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए। हम लोग जो देखते हैं एआई और स्पेस के लिए, उसमें इंडिया पाकिस्तान के पीसफुल रिलेशनशिप्स, और वो बहुत जरूरी है। और मैं तो ये भी मानता हूं आप दूसरा डिबेट चालू करवा दीजिएगा सर। कॉल साहब, आप जो है माचिस मारने के लिए बैठे हैं क्या?
लेकिन अभी सर देखिए ये मैं- सबसे इम्पोर्टेंट बात है, फिर वही काम। पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पॉजिटिविटी This is the इंपॉर्टेंट most है, लेकिन आप Especially देखिए between India and जो Pakistan आज is आप very लगाने की important. कोशिश कर रहे हैं कि भाई 93,000 सोल्जर्स एंड 5,000 स्क्वायर तो किलोमीटर ये असली एरिया हकीकत है ना, उन्होंने हकीकत वापस बयान ले कर लिया, रहे हैं। लिया नहीं, हमने दिया। फिर हकीकत मैं है। कह रहा हूँ ये अभी बातचीत देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमको ईरान पे फोकस करना है, अभी हमें लड़ाई रुकवानी है। एक लड़ाई शुरू मत करवाइए कॉल साहब, आप यू आर वेरी स्मार्ट, आई नो यू। भी तो करवाइए जहां ना। मैं बैठा जरूरी हूँ, नहीं है हम जहां लड़ाइयों मैं में बैठा बातें हूँ करें। वहां से, जहां मैं बैठा हूँ वहां से 50 माइल की दूरी पे है यूसी बर्कली। मैं कैलिफोर्निया में बैठा हूँ, वहीं से वो पड़े हुए हैं भुट्टो जी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान की ऑयल फ्लो अगर भारत की तरफ जाए थ्रू अ पाइपलाइन थ्रू पाकिस्तान, बहुत सारा रिजॉल्व हो जाएगा और पाकिस्तान को भी रेवेन्यू मिलेगा। Why don't we start something like that for Sri Lanka, Bangladesh? नहीं, अभी देखते हैं, अभी उस पर बात करेंगे। अभी पहले जंग तो it's a रुकवा लेना। कॉल beautiful साहब आप movement. देखिए, आप दूसरे कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ जा रहे हैं। अभी हमारा दुनिया का, हमारे छोड़ दिए, पूरी दुनिया का प्राइम टारगेट क्या है? पूरी दुनिया का प्राइम टारगेट है किसी तरह से सीजफायर हो जाए, ये लड़ाई रुक जाए, हम सब चैन की सांस लें। खासकर पाकिस्तान में जो लोग डीजल और पेट्रोल की बेतहाशा महंगाई की मार झेल रहे हैं। डीजल पेट्रोल की महंगाई बढ़ती है, सिर्फ डीजल पेट्रोल की नहीं बढ़ती, हर चीज पे उसकी मार पड़ती है। रोटी, कपड़ा, मकान, हर चीज इंपैक्ट करता है। तो मैं इसी नोट के साथ कि ये वॉर रुकनी चाहिए, लेकिन मुझे इरादे ट्रंप साहब के कुछ ठीक नहीं लग रहे जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, आप हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या ये लड़ाई रुकेगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कोई बहुत बड़ी प्लानिंग? देखना होगा, इस पर हमारी नजर है। ये वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।